डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अपने ऑफिस में बैठा अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। वक्त होगा 2 बजे का और 3 बजे हमें राउंड के लिए भी निकलना था। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानकारी दे ही देता हूँ। मेरा नाम अथिराज है और मेरे जानने वाले मुझे आदि कहते हैं। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये मेरा छोटा सा ऑफिस है। यहीं पर लगभग सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे का समय निकलता है और उसके बाद जंगल में राउंड लगाने के लिए मैं निकल जाता हूँ। भले ही यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर मैं हूँ, मेरे जो साथी हैं वो मेरे साथ काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे साथ जंगल में जाने के लिए उतावले रहते हैं। काम उनका और है, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए मेरे पास आ जाते हैं और मेरे साथ जंगल में चल पड़ते हैं। इस बार भी उनका मानना था कि मुझे जीप जल्दी से उठानी चाहिए, जंगल में घूम कर आना चाहिए। हम तीनों थे, यानी मैं, आदि, मेरा दोस्त मयंक और मेरे पुराने टीचर डॉक्टर बत्रा। हम तीनों हर बार जीप में बैठे हुए बातें करते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ पर इतनी बार अपनी जीप लेकर मैं जा चुका हूँ, अब तो जैसे पगडंडी का निर्माण हो चुका है। पगडंडी यानी जहाँ पर आना जाना ज़्यादा हो वहाँ पर अपने आप कुदरती रास्ता सा बन जाता है। घास वहाँ उगती नहीं और रास्ता साफ दिखने लगता है। इस बार भी हम अपनी जीप लेकर जंगल में बढ़ते जा रहे थे और कभी कभी हमें इमरजेंसी कॉल आती थी कि कोई जंगल में खो गया है, किसी का कोई सामान खो गया है या कोई रास्ता भटक गया है, और कभी कभी जंगली जानवर किसी पर हमला भी कर देते हैं। इसके बावजूद इस जंगल में जाने से लोगों को रोका नहीं जा सकता। पता नहीं उन्हें क्या पसंद आता है। ऐसा जंगल जहां जाने से सबको रोका जाए, वहीं जाना वो पसंद करते हैं। ये एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और यहाँ की लकड़ी काटना एक कानूनन जुर्म है। कई बार लोग लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले जाते हैं, तो कभी कभी वैसे ही घूमने फिरने के लिए। कौन समझाए उन्हें, ये घूमने वाला जंगल नहीं है। यहाँ पर कभी कभी ऐसे जानवर बाहर की तरफ आ जाते हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ऐसे जानवर आदमखोर होते हैं और अगर उन्हें कोई कमज़ोर इंसान मिल जाए, यानी कि कोई बच्चा या कोई पतला सा इंसान, तो वो उसे मौत के घाट भी उतार सकते हैं ताकि उन्हें खा सके। ये समझाने में मैं कितना समय बिताता हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। हम जीप से जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इन पेड़ों की पहचान हम पहले भी कर चुके थे। अचानक मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई। ये पुलिस स्टेशन से आई थी और वहाँ पर एक कंप्लेंट हुई है कि 2-3 लोग जो हाइकिंग करने के लिए जंगल में गए थे वो वापस नहीं आए हैं। 3 दिन हो चुके हैं और उनके जानने वाले कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन आए हैं। हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। फिर क्या था, मेरे साथी कहने लगे, चलो कभी कभी तो ये मौका मिलता है किसी की मदद करने का। इस जंगल में कभी कभी कुछ लोग खो जाते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, और ज़्यादातर तो हम तीनों ही उस ऑपरेशन पर जाते हैं और पिछले 3 से 4 सालों में कई लोगों को बचाकर हम इस जंगल से बाहर ला चुके हैं। कुछ जख्मी होते हैं तो कुछ रास्ता भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में कोई कभी पता लगा ही नहीं सका। मेरा तो मानना है किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया होगा, लेकिन डॉक्टर बत्रा का मानना है कुछ रहस्यमय बात भी तो हो सकती है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। अपनी जीप को लेकर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था और वहां पर कुछ फॉरेनर थे। वो फॉरेनर जो इस जंगल में कभी कभी हाइकिंग करने के लिए चले जाते हैं, मेरी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे थे। 3 लोग इस जंगल में गए हैं, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक जंगल से बाहर नहीं आए, जबकि उनका कहना था कि वो 1 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ रिश्तेदार थे,
कुछ जानने पहचानने वाले थे जो हमें कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालें और ये काम बहुत तेजी से करना था। 3 दिन में किसी की भी जान निकल सकती है ऐसे बड़े जंगल में। तो रात के वक्त हमें उस जंगल में जाना होगा, ढूंढना होगा, लेकिन कभी कभी पुलिस की मदद भी मिल जाती है। इस बार एक मिनिस्टर यहाँ पर आया हुआ था तो पुलिस वालों ने साफ कह दिया ये ऑपरेशन हमें ही संभालना होगा, लेकिन कल मदद मिल सकती है। किसी की जान बचाने का मौका मुझे मिले और मैं उसे हाथ से गंवा दूं, हो नहीं सकता। इसीलिए मैं, मयंक और डॉक्टर बत्रा तैयार थे अपनी जीप लेकर जंगल में जाने के लिए। हम उन सब लोगों के नाम जानते थे, उसके बारे में हमें बताया गया था। तो जीप लेकर हम जंगल में पहुंचे। अभी अंधेरा होने वाला था। आवाजें लगाते हुए उन्हीं जगहों पर बार बार हम अपनी गाड़ी को घुमाते जा रहे, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां तक उस जीप को ले जाया नहीं जा सकता था। तो घने इलाके में जीप को एक खास पॉइंट पर रोककर हम चलकर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर चुके थे। जंगल के इस हिस्से में कभी कभी आना हम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने घने पेड़ हैं कि बिना टॉर्च के दिन के वक्त भी दूर तक देखा नहीं जा सकता। लेकिन अचानक वहां पर कोहरा छा गया। गर्मियों का मौसम था और यहाँ पर ऐसे कोहरा नहीं छाता, लेकिन आज की रात कितनी भयानक होने वाली थी उसका पता इस कोहरे से लग रहा था। टॉर्च ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा कोहरा छाया हुआ कि दूर तक देखा ही नहीं जा सकता था। इसीलिए हम आवाजें लगाते रहे, आगे बढ़ते रहे। उन पेड़ों को पहचाना जा सकता था। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं। कुछ जगहों के पेड़ों को मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन जंगल इतना विशाल होता है, हर जगह की पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती। लेकिन मेरे पास जीपीएस सिस्टम था, यानी अगर हमारी टीम भटक भी जाए हम रास्ता अच्छे से ढूंढ सकते हैं। बस हमें एक ही काम करना है, जो यहाँ पर खो चुके हैं उन्हें ढूंढना है। उसे बचाकर बाहर कैसे लेकर आना है वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उस कोहरे में आगे बढ़ते बढ़ते डर लग रहा था। कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा। शाम का वक्त था, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका। पेड़ ऐसे छतरी बनाए हुए थे कि नीचे हल्की सी रोशनी भी आने नहीं दे रहे। अगर हम तीनों की टॉर्च काम नहीं करती तो शायद हम कुछ देख ही ना पाते। आगे बढ़ते बढ़ते हमें दलदली इलाका मिला। उस दलदली इलाके में हमें लगा कोई फंस भी सकता है, लेकिन दलदल ज्यादा घनी और गहरी नहीं थी। उस पर चलकर भी हम बड़ी आसानी से खुद को निकाल सकते थे। लेकिन ये कोहरा ये समझाने नहीं दे रहा था कि हम किस इलाके में हैं। फिर डॉक्टर बत्रा ने कहा, जीपीएस से चेक तो करो हम किस इलाके में हैं। मैंने जैसे ही जीपीएस सिस्टम को अपने हाथ में लिया, स्क्रीन से देखने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कह दिया हम उसी गहरे हिस्से की शुरुआत में हैं। यहाँ पर तो शुरुआत दिखा रहा है, लेकिन हम पिछले 45 मिनट से चल रहे हैं, तो आगे वाला इलाका दिखाना चाहिए। चलो, मुझे लगता है हम भटक कर घूम फिर कर वहीं आ गए हैं, तो इस दिशा में बढ़ते हैं। यहाँ दलदली इलाका है, मुझे नहीं लगता कोई दलदली इलाके में आया होगा। चलो इस तरफ बढ़ते हैं। हमने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल दलदली इलाके के साथ साथ वहां पर हमें बारिश वाली नदी भी दिखी, छोटी सी नदी। जब यहाँ पर बारिश होती है तो इस नदी का पानी उफान खाने लगता है, लेकिन इस समय वो नदी सूखी हुई थी और उसके साथ साथ चलना समझदारी थी। हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि जंगल में कई दिनों तक भूखे प्यासे हम कैसे रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, और हम कैसे सोचें कि सामने वाला क्या करेगा। मान लो कि आप एक जंगल में खो जाएं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप खाना पीना ढूंढेंगे ताकि यहाँ पर जिंदा रह सकें। पीने का पानी जंगल में साफ नहीं मिलता, लेकिन ऐसी कोई नदी मिल जाए जहाँ रुका हुआ पानी कम से कम पीने लायक होता है। और खाने के लिए ऐसे पौधों के पत्ते या ऐसे फल वाले पौधे हमें ढूंढने पड़ते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकें। तो मुझे ऐसा सोचना होगा कि वो यहाँ पर 3 दिनों से खोए हैं, तो किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर पानी मौजूद हो या जहाँ पर खाने लायक खाना मौजूद हो।
तो एक नदी के साथ साथ चलना हमेशा समझदारी होता है, और जो जंगल में आता है उसे सबसे पहले यही कहा जाता है, अगर कोई नदी मिली है तो उसके साथ साथ चलते जाओ। नदी जिस तरफ जा रही है उस तरफ बढ़ती जाओ, कोई ना कोई गांव आपको जरूर मिल जाएगा। कुछ समय उस सूखी हुई नदी के साथ चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर मुझे रंग बिरंगी चीज दूर से थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। मैं उस तरफ भागा। मेरे साथी भी जब उस जगह पर पहुंचे, हमें एक टेंट मिला, बड़ा टेंट। तो यकीनन वो यहां पर रुके हुए होंगे। जैसे ही हमने उस टेंट के अंदर देखा, अंदर से वो टेंट में सारा सामान बिखरा पड़ा था, फटा पड़ा था, लेकिन वो हाइकर्स यहां पर मौजूद नहीं थे। हमने कुछ समय वहां पर बिताकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। पहले हमें लग रहा था वो इसके आसपास ही होंगे, लेकिन फटे हुए कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे जानवरों ने उन लोगों पर हमला कर दिया हो। फटे हुए कपड़े आसपास देख हमें काफी ज्यादा डर लगा, लेकिन फिर भी कुछ समय वहां पर इंतजार करना था। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। वहां रुके हुए जब 1 घंटा हमें हो गया, हमें लगा हमें आसपास देखना चाहिए और जगह ढूंढना चाहिए। आवाजें लगाते लगाते इतना समय तो हो चुका है और कोई भी टेंट से ज्यादा दूर जाना नहीं चाहेगा। इतना पता लग गया है कि वो आसपास ही हो सकते हैं, तो ढूंढने की कवायद शुरू करते हैं। वैसे भी कल सुबह पुलिस वाले यहां पर आ जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। उससे पहले पहले हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। तो उस टेंट से हम आगे बढ़ने लगे। वहां झाड़ियों में फंसे हुए कुछ फटे हुए कपड़े जैसे ही हमें नजर आ रहे थे, हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमें लग रहा कोई इसी तरफ भागा होगा, लेकिन जमीन पर कोई पंजों के निशान नहीं थे, सिर्फ जूतों के निशान। पंजों के निशान होते तो हमें इतना तो पता चल जाता कि कोई जानवर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ये जूतों के निशान बिल्कुल साफ साफ कोई आराम से चलकर जा रहा होगा, ना कि भागकर। आवाजें लगाते लगाते इतना समय बीत गया, अब कोई जवाब देने वाला ही नहीं था, तो चुपचाप आगे बढ़ते गए हम। फिर डॉक्टर बत्रा ने कहा, जरा जीपीएस चेक तो करना, हम किस जगह पर हैं, जंगल के किस कोने में पहुंच गए हैं, जरा पता तो करो। मैंने जैसे ही जीपीएस सिस्टम निकाला, लोकेशन एक जगह पर ही दिखा रहा था। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे लगता है जीपीएस यहां पर काम नहीं कर रहा है। वैसे तो किसी भी जगह पर काम करना चाहिए जीपीएस, क्योंकि ये तो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां सही से काम नहीं कर रहा है, ग्लिच कर रहा है। हमारी लोकेशन तो वहीं पर दिखा रहा है जहां से इस जंगल की शुरुआत होती है, लेकिन हम जंगल के घने इलाके में पहुंच चुके हैं। धुंध कोहरा देखो कैसे फैला हुआ है। मुझे लगता है जीपीएस से कोई खास फायदा नहीं होगा। हम उन तरीकों का इस्तेमाल कर लेंगे जिससे सही जगह हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उन हाइकर्स को सबसे पहले ढूंढ लें। तभी आगे हल्की सी रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था पेड़ पर कोई चमकती हुई चीज टांगी गई हो। जब हम उसके करीब पहुंचे, लकड़ी को काटकर छोटी सी जैसे लालटेन बनाई गई हो और उसमें जलते हुए कोयले थोड़ी थोड़ी रोशनी छोड़ रहे। ऐसी लालटेन सिर्फ एक ही नहीं थी, बल्कि कई पेड़ों पर वो लालटेन लगी हुई, जैसे कोई रास्ता बनाया गया हो। लेकिन अगर कोई हाइकर इस तरह जंगल में खोया है तो ये इतना बड़ा और ज्यादा काम नहीं करना चाहेगा, बल्कि एक जगह पर आग लगाना चाहेगा। लेकिन जैसे इन लकड़ियों को कुरेद कुरेद कर ये लालटेन बनाई गई है, एक बड़ा रास्ता दिखाने के लिए। चलो इस रास्ते पर चलते हैं, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश तो करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हमें पेड़ों के ऊपर वैसी ही कई लालटेन नजर आईं। कुछ तो थोड़ी आग लगने के कारण जल चुकी थीं, लेकिन आगे जाकर लोहे की लालटेन नजर आने लगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने साथ लेकर आया हो और इन पेड़ों पर टांग दी हो। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई और कुछ लालटेन तो इलेक्ट्रिक लालटेन थी। पूरा का पूरा रास्ता बनाया गया था। हम आगे बढ़ते गए। इतना ज्यादा सामान तो कोई जंगल में लेकर आएगा नहीं। हो सकता है आसपास कोई गांव हो, लेकिन जिस मैप को मैं अपने सामने खोलकर देख रहा था उसमें जंगल के इस हिस्से में कोई गांव मौजूद है ही नहीं। यहाँ पर कोई कबीले वाले रहते ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर ही दिखते हैं
और आधी रात का वक्त हो चुका था। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? हम तीनों ने ये डिसीजन लिया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी की जान बचानी चाहिए। और कुछ ऐसा नजर आया है जो ये इशारा कर रहा है कि आगे इंसान ही हैं, जानवर नहीं हैं। हम चुपचाप एक ही दिशा में जाते जा रहे थे और अचानक वो कोहरा छंटने लगा और हमें आगे एक घर नजर आया। हम उस घर की तरफ भागे। हमें लगा हमें जंगल में शायद कोई छोटा मोटा गांव मिल गया है, लेकिन जब हम उस घर के करीब पहुंचे, वहां पर सिर्फ एक ही घर नहीं था। एक जैसे दिखने वाले कई घर थे और एक साफ सुथरी सड़क भी बनी हुई थी, भले ही ईंटों वाली ही सही। हमें लगा यहाँ पर तो लगता है कई लोग रहते होंगे और शायद वो गायब नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर रुके हुए होंगे। अरे, हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने मैप खोला। मैप में देखने लगे कि इस इलाके में कोई गांव बना हुआ है और हमें उसके बारे में कुछ पता तक नहीं। ईंटों का बना हुआ साफ सुथरा ये गांव, या कह सकते हैं एक शहर की कॉलोनी ही लग रही थी। लेकिन जंगल के बीचों बीच बनी हुई ये कॉलोनी कब बनी, हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? मेरे दो साथी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम फॉरेस्ट ऑफिसर हो, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। और मैंने कहा मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, चलो यहाँ के रहने वाले लोगों से पूछते हैं, जानकारी अपने आप मिल जाएगी। या ऐसा ना हो कि हम भटकते भटकते किसी शहर की तरफ निकल गए और अब हम उस शहर तक पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा होना असंभव है, ये जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है, चलते चलते हम किसी छोटे मोटे शहर तक इतनी आसानी से तो नहीं पहुंच सकते। हम आगे बढ़ने लगे। हम सोच रहे थे कि आगे घरों के कोई ना कोई निकला हुआ होगा, उससे बात करेंगे और पहले इन घरों को देख ले। कुछ घर एक मंजिला थे तो कुछ घर 2 मंजिला थे, लेकिन हमने नोटिस किया ये एक पैटर्न में बने हुए घर हैं। जैसे एक छोटा घर 1 मंजिला, फिर दूसरा 2 मंजिला घर और उसके बाद फिर से 1 मंजिला घर। थोड़ा आगे चलकर जब हम इन घरों को देखते देखते जा रहे, भले ही डिजाइन पुराना लग रहा था, लेकिन सभी घर साफ सुथरे लग रहे। लेकिन कोई भी घर से बाहर हमें नजर नहीं आया। यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स जैसे शहरों में लगी होती हैं, और वो जल भी रही थी। लेकिन ना तो किसी घर के अंदर लाइट जल रही, ना किसी घर के अंदर से कोई आवाज आ रही। चलते चलते उन घरों को देखते देखते हम आगे बढ़ते तो जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा गांव लगता है। डॉक्टर बत्रा ने कहा, देखो ऐसे घूमते घूमते तो कोई खास फायदा होने वाला नहीं। किसी घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, देखते हैं कोई ना कोई बाहर की तरफ निकलेगा तो उससे बात करेंगे, जानकारी उससे पालेंगे। भले ही आधी रात का वक्त है, लेकिन तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो, तुम कह सकते हो अपना आईडी कार्ड दिखाना तो सामने वाला कुछ ना कुछ बता ही देगा। लेकिन कुछ घरों से आगे निकलकर हमने आगे एक कुआं देखा, बड़ा सा कुआं, गांव के जैसे बीच में बना हुआ ये कुआं हो। एक चौराहा था, उसके बिल्कुल बीच में बना हुआ ये कुआं देखकर हमें लगा कुछ आवाज इसके अंदर से नहीं आ रही है। हम तीनों जब उस कुएं के पास गए, एक हमिंग की आवाज उसके अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मोटर चल रही हो या कुछ और, जिसकी काफी भारी भारी सी आवाज उसके अंदर से निकल रही। और आधी रात को ये आवाज कितनी डरावनी लगती है हम बता नहीं सकते। और वैसे भी कुआं काफी ज्यादा गहरा लग रहा था, तो उसके अंदर झांकने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। तो हमें लगा किसी घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पूछते हैं। मुझे उन्होंने आगे कर दिया था और उस कुएं के बिल्कुल साथ लगता वो घर, जिसका दरवाजा एक बार हल्का सा खटखटाया मैंने। फिर 2 मिनट इंतजार किया, कोई घर से बाहर नहीं निकला। फिर से मैंने दरवाजा खटखटाया, 2 मिनट इंतजार किया और फिर से कोई बाहर नहीं निकला। शायद उस घर में कोई रह नहीं रहा होगा, क्योंकि बार बार मैं दरवाजा खटखटाए जा रहा था, ना तो कोई जवाब दे रहा था और ना ही कोई दरवाजा खोल रहा था, और घर की लाइट भी किसी ने नहीं जलाई। तो मेरे दोनों साथी कहने लगे, घर खाली लगता है, बंद लगता है, तो किसी और घर का दरवाजा हम खटखटाते हैं। फिर हम आगे वाले घर की तरफ गए और उसका दरवाजा जब मैंने खटखटाया, इस बार मैंने आवाज भी लगाई ताकि कोई जवाब दे और पता चल जाए क्या घर में कोई मौजूद है या नहीं।
लेकिन फिर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हम तीनों सोच में पड़े हुए। यहां पर कोई मौजूद है भी या नहीं? दूसरा घर है, दरवाजा खटखटा रहे हैं, ना कोई जवाब देता है ना कोई दरवाजा खोलता है। तीसरे घर पर जब हम गए, दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाई, जवाब किसी ने नहीं दिया। 3 घर हो चुके थे। यहां पर कोई रहता भी है या बस कॉलोनी बनाकर छोड़ दी गई है? स्ट्रीट लाइट्स तो साफ सुथरी और नई लगती हैं, सड़कें भी साफ हो चुकी हैं, लोग तो यहां रहते होंगे, लेकिन फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर उस कुएं के पास हम आए और मुझे मयंक कहने लगा, यार दरवाजे को थोड़ा खोलकर देखना था ना, अगर किसी घर में कोई मौजूद नहीं है तो देखें तो सही, अंदर सच में कोई नहीं है या छिपकर बैठे हैं। तुम फॉरेस्ट ऑफिसर हो और जंगल के बीच में एक पूरा का पूरा गांव बस गया, कॉलोनी बना ली, ये तो एक जुर्म है ना भाई, खोल दरवाजा, देख अंदर क्या है। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई तो आगे वाले घर के पास में पहुंचा। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद थोड़ा सा धक्का दिया मैंने और दरवाजा तो बड़ी आसानी से खुल गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि अंदर से दरवाजा बंद हो, बस जैसे थोड़ा सा रुका हुआ हो या फंसा हुआ हो, बड़े आराम से खुल गया। उसके बाद मैंने लाइट जलाई। अंदर नए बल्ब लगे हुए, पूरी तरह से सफाई थी और सामने टेबल पर खाना नजर आया जिससे भाप उठ रही थी। चाय की कुछ प्यालियां पड़ी हुई थीं और चाय गर्म थी। वहां पहुंचकर भी मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। खाना बनाकर कोई कहां चला गया? घर के अंदर ही होना चाहिए, वापस आएगा ना खाना खाने के लिए, तो इंतजार करते हैं। कुछ समय हमने इंतजार भी किया और हर एक कमरे में चेक भी किया। वो 2 मंजिला मकान था, ऊपर वाले जितने कमरे वो चेक कर लिए, नीचे वाले कमरे चेक कर लिए। सामान काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, खाना बनाया हुआ था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। उसके बाद दूसरे घर के अंदर हम गए, वहां के हालात भी कुछ ऐसे ही। टेबल पर ताज़ा खाना पड़ा, चाय की प्यालियां पड़ी हुई, गर्म किया गया पानी रखा हुआ था, लेकिन खाने पीने वाला कोई नहीं। मैंने कहा, ये चल क्या रहा है? यह सवाल मेरे साथियों का भी था। उस समय हमें लगने लगा कोई हमसे छिप रहा है, लेकिन खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद किए हुए हैं। कोई अगर भागकर चला गया होगा तो कहां गया होगा? 2-3 घरों में और देखने के बाद हमें कोई मिल ही नहीं रहा था जो हमारी बात का जवाब देता, लेकिन हर एक घर में हालात वैसे ही थे जैसे वहां के रहने वाले लोग खाना बनाकर छोड़कर चले गए हों। फिर हम घरों से बाहर आ गए और उस कुएं के पास खड़े सलाह मशवरा करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ तो हालात काफ़ी अजीब से हुए पड़े हैं। तभी एक घर के अंदर भागने की आवाज़ आई। किसी ने जैसे बूट्स पहने हो और सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ भाग कर गया हो। हम तीनों उस घर के अंदर गए और वहाँ हमें पैरों के निशान नजर आए। कोई मिट्टी में पैर रखने के बाद इस साफ सुथरे फर्श पर पैर रखेगा तो निशान छपेंगे ना। फिर हमने उन पैरों के निशानों का पीछा किया। सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में गए, बेड के पास तक वो पैरों के निशान बने हुए, लेकिन वहां पर ना कोई खिड़की थी ना कोई छिपने की जगह। आवाज इस घर के अंदर से ही आई थी, लेकिन कोई हमें नजर नहीं आया। इस चीज ने जो हमें डराया, हम उस घर से अब बाहर भी निकलना नहीं चाहते थे। ये भी जानना चाहते थे कि कोई कहाँ गया, लेकिन इसी के साथ डर भी लग रहा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। एक तो जगह काफी अजीब लगती है। फिर हमने पीछे जाकर देखा कि कोई अगर यहाँ पर आया तो किस तरफ से आया। जैसे ही हम सीढ़ियों तक पहुंचे, पैरों के निशान वहां पर मौजूद नहीं थे। जैसे जब हम कमरे के अंदर थे, पीछे से सीढ़ियों के ऊपर पैरों के निशानों को कोई साफ करके चला गया और हमें नजर तक नहीं आया। फिर हम नीचे गए, कमरों को देखा, दोबारा ऊपर गए तो ऊपर भी पैरों के निशान को कोई साफ कर चुका था। तीनों की नजरें जब आपस में मिल रही थी तो हर किसी का चेहरा घबराया हुआ ही दिख रहा था। उस घर से बाहर आने में हमने समझदारी समझी। कुएं के पास फिर से, और कुएं के पास खड़े होकर कौन सा डर नहीं लग रहा था। कुएं के अंदर से वो हमिंग की आवाज, भारी आवाज, वो भी तो हमें डरा रही थी। तो हमें लगा पहले इस कुएं से थोड़ा दूर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। तो चलते चलते
उन कुछ घरों से दूर निकले हम कि आवाज़ आती है तो आती रहे, किसी और घर में किसी और को ढूंढते हैं, उससे बात करते हैं। यहाँ कोई ना कोई होना तो चाहिए, या तो वो छिपा हुआ है या हमसे छिपकर वो बचना चाहता है, नज़र में नहीं आना चाहता। हम तो बात करके ही रहेंगे। हम आगे बढ़कर जा रहे थे तो आगे वाले दूर वाले एक घर में पहले लाइट चल रही थी। जब हम उसके थोड़ा करीब पहुंचे, किसी ने अंदर से लाइट बंद की। हम भागे उस तरफ। जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खुला, हर बार की तरह घर के अंदर कोई नहीं मिला, लेकिन किसी ने बटन बंद किया हमारी आंखों के सामने। लाइट फ्लिकर भी करती हो सकती है, लेकिन कुछ समय इंतजार करने के बाद भी वो लाइट अपने आप नहीं चली। क्या बल्ब अपने आप खराब हो गया होगा? बटन दबाकर हमने उस लाइट को चलाया, फिर बंद किया। ये समझे कोई ना कोई यहां पर था। फिर सारी लाइट्स जला दी हमने। वहां पर एक आईना था। अब उस आईने के ऊपर हाथ का निशान छपा हुआ। थोड़ी थोड़ी हाथ में मिट्टी लगी होगी किसी के, और उसने हाथ आईने पर रख दिया। वो फिंगरप्रिंट्स थोड़े थोड़े गीले थे। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस फिंगरप्रिंट पर हाथ लगाकर मैंने चेक किया, क्या जो आंखों से नजर आ रहा है वो सही है। सच में गीली मिट्टी थी, वो गीली मिट्टी उंगली से थोड़ी सी साफ हुई। लेकिन आईने को देखकर मेरे दोनों साथी जैसे डरे, चीखे, बाहर की तरफ भागे। मैं भी उनके साथ बाहर की तरफ भागा। मुझे तो कुछ अजीब लगा नहीं, मिट्टी ही तो थी। फिर बाहर आकर मेरे दोनों साथियों ने मुझे कहा, तूने देखा नहीं आईने में क्या हुआ? मैंने कहा, आईने में क्या हुआ? आईने के अंदर तो हमारी छवि नजर आई होगी ना, मैं तो आगे की तरफ देख रहा था। उन्होंने कहा, तू आगे की तरफ हुआ था, मिट्टी को तूने उंगली लगाई, लेकिन आईने में जो छवि बनी ऐसे नहीं हुआ था, उसमें तू बस आईने को घूर रहा था, तभी तो हमें डर लगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, साधारण आईना तो था वो। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर बत्रा को मनाने में मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन दोबारा उस घर के अंदर जाने के लिए वो तैयार हो चुके थे। उसी घर के अंदर हम पहुंचे, आईने के सामने खड़े हो गए। साधारण आईना था, जैसे मैं हाथ हिलाता उसमें छवि भी वैसी हिलती हुई नजर आती। हमने जो हरकत की आईने में वैसी हरकत नजर आई। फिर मेरे साथी कहने लगे, तू उंगली से मिट्टी साफ करके देख। मिट्टी की तरफ तो देखा ही नहीं था हमने। वो जो छपा हुआ हाथ था वो गायब हो चुका था। और ज्यादा डर लगा कि कोई यहां पर है जो सफाई करके चला जाता है। फिर क्या, दोबारा मैंने उंगली लगाने की कोशिश की और इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी छवि हिली नहीं, मैंने तो आईने को छुआ, लेकिन मेरी छवि ने हरकत नहीं की। क्या बताऊं, कितना ज्यादा डर गया था। जब मैंने हाथ पीछे किया, मेरी जो छवि थी वो अलग हरकत कर रही। फिर आईने को देखा, ये साधारण आईना था जो हल्की सी चोट लगने पर टूटकर बिखर चुका था। लेकिन बिखरा हुआ आईना जिसमें टूटे हुए हिस्सों में बस आंखें नजर आ रही थीं। डरे हम भागे, हम बाहर निकले, दरवाजा बंद किया। बाहर एक पेड़ के पास नीचे की तरफ होकर बैठ गए हम। जो हमें नजर आया है, क्या वो सच है? ये क्या? हमारी हालत इतनी पतली थी कि 10 मिनट तक खुद को संभाल नहीं सके, और फिर हमें लगा हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जगह ही गड़बड़ है। एक तो जंगल के बीच ऐसी जगह बनी है, घर हैं, लोग मौजूद नहीं, और घरों के अंदर ऐसी चीजें हैं जो अजीब हैं, और आवाजें आ रही हैं, मौजूद कोई नहीं। यहां से हमें निकलना चाहिए, यहां से निकलना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे भयानक घटना है, निकलो। तीनों ने एक ही शब्द कहा, निकलो। तो हम वहां से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था यहां आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हम तीनों अब उस गांव या कहें कॉलोनी से बाहर निकलना चाहते थे, तो हम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। हमें लगा था कुछ घरों को पार करने के बाद दोबारा हम जंगल में पहुंच जाएंगे, और जंगल से बाहर निकलना तो आसान है, वहां हम ढूंढेंगे, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन उन घरों के पास से गुजरते वक्त ऐसा लग रहा जैसे एक छोटा घर, एक बड़ा घर, और आगे एक चौराहा आया जहां पर एक कुआं था, बिल्कुल पीछे की तरह यहां पर बना हुआ कुआं।
और घरों का अंत ही नहीं हो रहा। उस चौराहे से आगे निकले हम। चलते गए, आगे एक और चौराहा आ गया। वहां पर भी एक कुआं बना हुआ और उसमें से भी वैसी ही आवाज आ रही। घर बिल्कुल एक जैसे थे। एक दिशा में हम बढ़ते गए, कई कुएं आए, कई चौराहे आए। फिर हमने दिशा बदली। हम एक दिशा में फिर से बढ़ने लगे और आगे चौराहा और कुआं। हम जिस भी दिशा में जाते घर ही घर नजर आते और कुआं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत विशाल कॉलोनी हो जिसका अंत ही ना हो। हम अब इस गांव या कहें कॉलोनी से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। भागे हम, भाग कर भी कहीं पर नहीं पहुंचते। घूम फिर कर उसी जगह पर जैसे आ जाते। हमें लग रहा था यहां से बाहर निकलना अब कोई आसान काम नहीं होगा। इस जगह में पहुंच कैसे गए हम? पहले तो कुछ घर नजर आए थे। एक घर के पास पहुंचे तो आगे कुछ और घर नजर आने लगे और उसके बाद तो जैसे इस कॉलोनी में फंसते ही चले गए। अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। कुएं के पास बैठ गए थे हम। सोच रहे थे कि बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता इतने विशाल घर बने हुए हों, दूर दूर तक एक बड़े शहर की तरह। कुछ घर और होंगे और हम निकल लेंगे। लेकिन 1 घंटे तक हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमें लग रहा था हम एक ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक हमें समझ में आया ऐसा क्यों। चर्च बेल रिंग हुई। भारी चर्च बेल थी। दूर दूर तक आवाज आ रही और हमें लगा उस आवाज के करीब जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उठे हमें घर थोड़े हिलते हुए नजर आए। जैसे हर एक घर में कुल 4 खिड़कियां थी और 2 मंजिला मकान में 8 खिड़कियां। अचानक खिड़कियां बदली, थोड़ी ऊपर की तरफ हो गई, जैसे जमीन से घर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हो। हमें कुछ 3 मंजिला घर भी नजर आए। 2 मंजिला 3 मंजिला बन गए और जो पहले 1 मंजिला थे वो 2 मंजिला बने और थोड़े टेढ़े भी बन गए। अब अलग डिजाइन थे उन घरों के और वो डिजाइन हमारी आंखों के सामने बदले थे। अब हमें साफ हो गया ये घर भी हिलते हैं, जैसे इनमें भी जान हो। ये जगह ही भूतिया है। यहां से हमें निकलना होगा। अगर ना निकले तो शायद कभी ना निकल पाए। उसके बाद डॉक्टर बत्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। यहां से जब बाहर निकल ही नहीं पा रहे तो गुस्से में उन्होंने एक घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कोई तो बाहर निकलो बाहर, बताओ हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां पर है। वो दरवाजा पीटते गए और उसके बाद दोबारा जो चर्च बेल थी वो रिंग हुई। हम उस आवाज से इतना ज्यादा डर गए कि उसी घर के अंदर उस दरवाजे को बंद करके खड़े हो गए। मैंने डॉक्टर बत्रा को कहा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जैसी जगह पर हैं इससे हालात और बिगड़ सकते हैं, तो इस घर में 5-10 मिनट बिताते हैं और उसके बाद एक दिशा में भागना शुरू कर देंगे। शायद कहीं ना कहीं हम इससे बाहर निकल ही जाएं। जैसे यहां अंदर आने का कोई रास्ता था तो बाहर जाने का कोई रास्ता तो होगा। डरिए मत, कोई गलती नहीं करनी हमें। फिर हम वहां पर इंतजार करते रहे। 15 मिनट बीत चुके थे। अब हमें उस घर से बाहर आना था। लेकिन जैसे ही हमने आगे वाला वो दरवाजा खोला, जिसे खोलकर ही तो हम इस घर के अंदर आए थे, बाहर जाने का रास्ता नहीं था। आगे एक और घर के अंदर जाने का रास्ता नजर आ रहा। वेलकम का नीचे मैट लगा हुआ। हमने देखा ये क्या, यहां से बाहर निकले थे तो यहां दूसरे घर के अंदर कैसे पहुंच गए। आगे हमें कई कमरे नजर आ रहे, लेकिन डिजाइन बिल्कुल अलग। कुछ कमरे के दरवाजे बड़े बड़े थे, कुछ कमरे काफी छोटे छोटे से देखने लगे। और वहां भागने की आवाज जब हुई, हमने उस आवाज का पीछा किया। सीढ़ियों से ऊपर गए और ऊपर कई कमरे थे, ढेर सारे कमरे, जैसे ये जो घर हो सबसे ज्यादा बड़ा हो। लेकिन कमाल की बात तो यही थी ना, इसके अंदर कैसे आ गए। जिस घर के अंदर हम थे उससे बाहर निकलना चाहिए था। एक नए ही घर में कैसे आ गए हम दोबारा नीचे गए, मेन डोर को खोला, लेकिन मेन डोर के बाहर रास्ता नहीं था।
एक और घर के अंदर जाने का ये दरवाज़ा बना हुआ। हम एक और घर में गए। हमें लग रहा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। तो हमने जब आगे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला, ये जांचने के लिए अंदर क्या है, तो उस दरवाजे को खोलते ही हम सिर्फ एक कमरे में नहीं गए, उस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था। उस दरवाजे को खोला, हम एक और बड़े हॉल में चले गए जहाँ पर कई कमरे थे। हमने उनके दरवाजे खोले तो हम अलग अलग कमरों में जाती रहे, जैसे इस घर के कमरे और दरवाजे जिनका अंत ही ना हो। नई नई जगह पर हम पहुंचते जा रहे थे, लेकिन घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खिड़कियों पर मोटे मोटे लोहे की सलाखें लगी हुई थी। खिड़कियों से बाहर निकला नहीं जा सकता था और दरवाजों से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने कहा, ये देखो खिड़की देखो, खिड़की के बाहर पेड़ लगे हुए हैं ना, ये तो बिल्कुल जंगली सा इलाका लगता है। मैंने कहा, हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता होगा, बस इस घर से बाहर निकल जाएं तो जंगल तक पहुंच जाएंगे। फिर मयंक ने कहा, बात वो नहीं है, चल चल मेरे साथ चल, पीछे वाले कमरे में चल। हम पीछे वाले कमरे में पहुंचे। आगे वाली उस खिड़की से जब बाहर देखा तो दूर दूर तक घर नजर आ रहे। मयंक ने कहा, ये कैसे हो सकता है, इस तरफ से उस दिशा में घर नजर आ रहे हैं, जबकि इस कमरे में पहुंचकर बाहर जंगल नजर आ रहा है। एक ही दिशा में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? अलग अलग खिड़कियां अलग अलग दृश्य कैसे दिखा सकती हैं? उसके बाद क्या, हम एक और कमरे में गए और बाहर हमें रेगिस्तान नजर आया। धूल भरी आंधी चल रही थी और रेत के कण अंदर भी आ रहे। खौफ के मारे इतना बुरा हाल था, सिमट गए हम, भागे दूसरे कमरे में। उसमें अलग गांव नजर आ रहा, जंगल का अलग हिस्सा नजर आ रहा। दरवाजे खोलते चले गए, खोलते चले गए, खिड़कियां दिखती चली गई, कभी ऊपरी मंजिल पर, कभी नीचे वाली मंजिल पर, कभी हम बेसमेंट में चले जाते। खिड़की पर हमें जंगल का या किसी नए दृश्य को देखने का मौका मिलता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी मंजिल पर जाने के बाद भी ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और किसी और कमरे में जाते तो वहां नीचे जाने की नहीं, ऊपर जाने की सीढ़ियां होती और खिड़की के बाहर मिट्टी और धरती नजर आती। ऐसा कैसे? हर दृश्य अलग, हर दृश्य डरावना। अब हम एक बेड पर लेट चुके थे। थकान के मारे शरीर का बुरा हाल था, लेकिन सामने वाली उस खिड़की पर एक आदमी आया। उसका चेहरा जला हुआ था, एक आंख भी जली हुई और उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे अभी अभी आग से निकलकर बाहर की तरफ आया हो। और वो हंस हंस कर अंदर की तरफ देख रहा। जवाब तो उसने कुछ नहीं दिया, देखता रहा। और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि हम उस कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच गए। लेकिन उस कमरे में और भी भयानक चीज नजर आई हमें एक आधा कटा हुआ आदमी पास वाले घर के दरवाजे पर अपना सर मारता हुआ नजर आ रहा था। आधा कटा हुआ था वो, नीचे वाले धड़ का हिस्सा नहीं था, टांगे नहीं थी, कमर नहीं थी उसकी, अतड़ियां निकली हुई थी, नीचे खून ही खून। और वो दरवाजे पर सर ऐसे मार रहा था जैसे खुद को खत्म करना चाहता हो। और फिर हमारी तरफ जब उसने देखा, हंसने लगा। दर्द के मारे उसका बुरा हाल नहीं हो रहा था, बल्कि वो हंस रहा था। ऐसे भयानक दृश्य को देखने के बाद हमें लगा हमारे साथ भी कुछ ऐसा होगा, तो उस कमरे से भी हम निकले। हर बार खिड़की पर एक नया दृश्य नजर आता, कभी जंगल नजर आता, तो कभी ऐसी कोई खास जगह जो यहाँ पर मौजूद हो ही नहीं सकती। लेकिन खिड़की से बाहर निकला नहीं जा सकता था, दरवाजे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अंतहीन दरवाजे थे, दरवाजे के आगे दरवाजा और दरवाजे और दरवाजे, जगह बदल रही थी, दरवाजे बदल रहे थे, लेकिन घर से बाहर निकलना असंभव था। फिर डॉक्टर बत्रा की आवाज आई, इस तरफ से निकलते हैं, ये रास्ता सही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर बत्रा कहने लगे, ये मेरी आवाज नहीं है, ये कोई और है, मैं तो यहाँ हूं, मेरी आवाज की कोई नकल कर रहा है। हम तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, दरवाजा खोला, वहां पर कोई नहीं था। सामने सीढ़ियां थी और सीढ़ियों के ऊपर से फिर से आवाज आई, इस बार मयंक की आवाज जैसी वो आवाज थी, इस तरफ आ जाओ आ जाओ।
हम डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर गए कि कोई ना कोई तो नजर आएगा। कभी मेरी आवाज तो कभी डॉक्टर बत्रा की। घरों में आवाजें तो कई आ रही थी। दरवाजों के पीछे से आ रही वो आवाजें हमें बुला रही, लेकिन हम पीछा भी करते तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बस एक नया कमरा नजर आता और उसके आगे एक और नया कमरा। हमारी आवाजें धीरे धीरे भारी हो रही। कभी तो ऐसी आवाज जैसे हम दर्द के मारे कराह रहे हों और मदद की गुहार लगा रहे हों कि मुझे बचाओ, यहाँ आ जाओ, ये रास्ता है। ऐसी आवाज़ों का पीछा करने की कोशिश नाकाम होती, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द दिया जा रहा हो किसी को और वो आवाज़ लगा रहा हो हमारी आवाज़ की नकल करके, लेकिन कुछ नहीं। मैं थक गया, नीचे बैठ गया। मयंक भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर बत्रा कह रहे हमें रुकना नहीं है, जब तक हमारी सांसें चल रही है हमें आगे बढ़ते रहना है। मैंने कहा नहीं, अब आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ रुकते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने आगे वाला दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर उन सीढ़ियों की तरफ वो जा रहे। हल्के से झटके के कारण वो दरवाज़ा बंद। अब हमें डॉक्टर बत्रा के पास तो जाना ही था। हमने जब दरवाजे को खोला तो सामने एक गलियारा था। सीढ़ी नहीं थी, गलियारा। और डॉक्टर बत्रा, उनकी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। हमने आवाज़ें लगाई। फिर मयंक ने कहा ये दरवाजे जगह भी बदलते हैं। बंद करके दरवाजे को हमने दोबारा खोला तो सामने वाला कोई और कमरा। हमने उस दरवाजे को कई बार बंद किया, कई बार खोला, हर बार जगह अलग आती। हम उस जगह कभी पहुंच ही नहीं पाए जहां पर डॉक्टर बत्रा गए थे। उस जगह पहुंच ही नहीं पाए और ना उसके बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी। अब आवाज़ें सिर्फ हम दोनों की सुनाई देती, जो हमें बुला रही होती, और हम उस तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि कमरे कई होते, दरवाजे कई होते। हम अलग अलग जगह निकलते गए, लेकिन अंत में फिर से एक कमरे में बैठ गए, मैं और मयंक। अब हम हिलेंगे नहीं। 1 घंटे हम उस कमरे में रहे, लेकिन रात खत्म नहीं हो रही थी। बाहर से रोशनी आ ही नहीं रही, जैसे इस रात का अंत ही ना हो। मयंक का दिमाग घूमने लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वहाँ पड़ा हुआ लोहे का एक डंडा उसने लिया, दीवार को फाड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा ये दरवाजे अलग अलग जगह ले जा रहे हैं, मैं इस दीवार को फाड़ दूंगा, किसी और जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो लकड़ी की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी, जिसे फाड़ा नहीं जा सकता था। थक गया, लेकिन वो जो लोहे का पोल सा था उसने अपने सर पर ज़रूर मार लिया, जिससे सर से खून बहे जा रहा और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। सर पर हमने पट्टी लगाई, लेकिन खून बह रहा, जिस कारण मयंक बेहोश हो गया। होश में नहीं था वो, और यहां से बाहर तो निकलना था ना। क्या करते? उसे अस्पताल ले जाना था, वरना वो बचता नहीं। तो मैंने उसे कंधे पर उठा लिया। उसके बाद अलग अलग दरवाजों को खोलकर बचने का रास्ता मैं ढूंढता रहा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब मैं समझ सकता था कि कुछ लोग इस जंगल में जब गायब हो जाते हैं, उनकी लाशें तक नहीं मिलती, उनके साथ क्या होता होगा। जो यहां पर पहुंच जाते होंगे बाहर निकल ही नहीं पाते होंगे। कैसी जगह है, अंतहीन सी जगह, और यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं भी थक चुका था। मयंक को एक बेड पर लिटाया। उसे थोड़ा सा होश आया, लेकिन वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। वो मुझे मारना चाहता था। वो कह रहा तुम भूत हो, तुम मुझे यहां पर लेकर आए हो। हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। हालात ऐसे हो गए, मुझे लग रहा वो मुझे मार डालेगा, उस पर कुछ हो गया है, और वो मेरे बारे में भी ऐसा सोच रहा। तो हम में झगड़ा हुआ, लेकिन जितना गुस्सा वो करता, सर से खून उतना ज्यादा बहता। इसीलिए जब मैंने उसे धक्का दिया, उस दरवाजे से पीछे गिरा था वो, और धड़ाम करके वो दरवाजा बंद। फिर मैंने उस दरवाजे को खोला तो सामने वाला कमरा बदल चुका था। वो अब मेरे साथ नहीं था, खो गया था कहीं और। वो भी शायद मेरी तरह यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होगा, लेकिन मयंक को उसके बाद मैंने नहीं देखा। अब अचानक मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागी। मैं दिमाग लगाने लगा।
एक खटिया की टांग मैंने उखाड़ डाली, उससे दीवार पर मारना शुरू कर दिया। दीवार टूट नहीं रही थी तो मैं अलग अलग कमरों में जाकर चीजें ढूंढता। अलमारियां थीं, ड्रॉर थे, तो कुछ काम की चीजें वहां पर मिल रही और एक कमरे में मुझे एक छोटी लोहा काटने वाली आरी मिल गई। दीवार को फाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सलाखें खिड़कियों पर हैं उन्हें तो काटा जा सकता है ना। फिर क्या था, उस आरी को मैंने अपने पास रखा। हो सकता है ये टूट भी जाए, मुझे ऐसी और चाहिए होगी, और सबसे कमजोर वाली वो खिड़की ढूंढता हूं। फिर क्या, अलग अलग कमरों में घूमता गया, दरवाजों को खोलता गया, और एक और आरी जब मैंने ढूंढ निकाली, उसके बाद सबसे पतली वाली खिड़की ढूंढी। सलाखें बहुत कमजोर थीं, वैसे तोड़ी नहीं जा सकती थीं, काटी जरूर जा सकती थी, तो मैंने उसे काटना शुरू किया। सामने जंगल नजर आ रहा, बस इस जंगल में पहुंच जाऊं, एक बार इस घर से बाहर निकल जाऊं। 2 घंटे आरी से लोहे को काटता रहा। मैंने उन सलाखों को टेढ़ा कर दिया, फिर उस खिड़की को तोड़ा। कांच ही बची थी, अब तोड़कर निकल रहा। सलाखों ने मेरी छाती को थोड़ा छलनी किया, लेकिन खिड़की से मैं बाहर उस जंगल में, और पीछे सिर्फ एक घर नजर आया, सिर्फ एक छोटा सा घर और उसकी टूटी हुई खिड़की। और उस खिड़की में मुझे मेरे दोनों साथी भागते हुए नजर आ रहे, जैसे एक ही कमरे में। दरवाजे को खोलते घूम कर आते अंदर, दरवाजे को खोलते घूम कर आते अंदर। मैंने आवाज लगाई, एक भयानक चेहरा खिड़की पर मुस्कुराता हुआ इशारे कर रहा, आजा आजा। मैं डर कर भागना शुरू हो गया, उस जंगल में, उस घर से दूर। मैं भागता गया और बहुत मुश्किल में, थका हारा, मरने के कगार पर जंगल से बाहर निकल पाया था। मुझे भी ढूंढने की कवायद जारी थी, क्योंकि 36 घंटे से मैं भी गायब था। जब उन पुलिस वालों को मैंने देखा, उनके पास पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास पुलिस वाले, वो मुझसे पूछताछ करना चाहते थे कि मैं कहां पर था, क्या जंगल में था, और मैंने उन्हें ये कहानी सुनाई जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। कई लोग वहां पर गायब हो चुके थे, मेरे साथी ढूंढे नहीं जा सके। इस घटना को हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं अपनी नौकरी भी छोड़ चुका हूं, क्योंकि उस जंगल में जाने से अब मुझे डर लगता है। डॉक्टर बत्रा कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए, और ना मेरा दोस्त मयंक और ना वो हाइकर्स, कोई ढूंढा नहीं जा सका। और इस केस को बंद किया गया कि वो सब शिकार बन गए होंगे किसी जानवर का। मैंने बताने की कोशिश की, जानवरों की ये हरकतें नहीं हैं, ये कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है, गांव की तरह है वहां पर। लेकिन बाहर आते वक्त सिर्फ एक ही घर दिखा था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। वो एक रहस्यमय जगह है जिसका कोई अंत नहीं, और सिर्फ एक ही तरीका था बचने का, जिसका मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन कोई यकीन नहीं करता, ऐसी घटनाओं पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं, इसीलिए डरता हूं। घर के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे मैंने नहीं रखे, बाहर वाला बड़ा दरवाजा जिसके आर पार देखा जा सकता है, और घर के अंदर कोई दरवाजा नहीं। ऐसे ही रहता हूं आज भी। सदमा लगा कहते हैं लोग, लेकिन क्या बताऊं उस रात क्या क्या हुआ था। आज भी मुझे आवाजें सुनाई देती हैं डॉक्टर बत्रा की और मयंक की, जैसे वो अब भी उस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा निकलें तो निकलें कैसे। और जरा आप भी सोचिए, इस समय आप फोन को एक तरफ रखे हुए, हेडफोन लगाए, आंखें बंद करके ये कहानी सुन रहे हैं ना, और अभी आपने आंखें खोली। मैं जानता हूं आपके बारे में, हो सकता है मैं आपको देख भी रहा हूं। ध्यान रखिएगा, वो सामने जिस दरवाजे की तरफ आप इस समय देख रहे हैं बंद है ना। अगर आप उसे खोलें और सामने और ही जगह नजर आए
क्या इस अनुभव को बयां कर सकते हैं? डरिए मत, ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है।